मित्रों नमस्कार। आज हम लॉकडाउन प्रथम के दौरान आ पहुंचे हैं प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर। यह परीक्षण करके सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में इस लॉकडाउन का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर कैसा पड़ा है। वातावरण से प्रदूषण की मात्रा किस हद तक कम हुई है और हम इस स्मॉग से मुक्त हुए हैं कि नहीं, तथा इस दौरान हमारी नदियों ने, खासकर गंगा और यमुना ने कौन कौन से परिवर्तनों को आत्मसात कर अपने आप को निर्मल व अविरल बना दिया है। आप देख सकते हैं त्रिवेणी तट का यह विहंगम दृश्य। कल रात को चंद्र ग्रहण था, जिसके कारण आज भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान ध्यान कर मां गंगा के जल का आचमन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति के करीब आ पहुंचे हैं तथा अभी तक विश्व के किसी भी राष्ट्र द्वारा वैक्सीन न बनाए जाने के कारण अनिश्चय की स्थिति से दो चार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई वरिष्ठ अधिवक्ता व गंगा मामलों के विशेषज्ञ एवं एमकस क्यूरी आदरणीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने यह दावा किया है कि गंगा जल के सेवन से तथा इसके द्वारा बनाई गई औषधि से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि गंगा जल में बैक्टीरियोफाज नामक एक वायरस होता है जो जल के लिए हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। कमोवेश कोविड-19 का भी सबसे पहला संक्रमण गले में ही होता है, जो कि मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगर कोविड-19 को गले में पहुंचते ही खत्म करना है तो हमें गंगा जल का सेवन करना ही पड़ेगा, जिससे गंगा जल में उपस्थित बैक्टीरियोफाज नामक वायरस इसे प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर हमें कोरोना से मुक्त कर दे। गुप्ता जी यह भी बता कि गंगा जल में वह शक्ति है कि वह व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कार्य करता है। आइए जानते हैं गंगा विशेषज्ञ श्री अरुण कुमार गुप्ता जी के दावे की सच्चाई। गंगा वाटर से कोविड का या कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि गंगा जी में 1145 तरह के कोविड बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं, जो बैक्टीरियो को साथ साथ वो वायरल प्रॉपर्टी भी उनके अंदर पाई गई है नए शोधों में कि वो वायरस को भी मार देते हैं और साथ साथ वो फंगस डिजीज को भी ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि कोविड वायरस जो है वो श्वसन तंत्र का वायरस है, तो अगर बैक्टीरियोफाज के द्वारा अगर श्वसन तंत्र के वायरस को मारा जा सकता है तो कोविड को भी मारा जा सकता है। ये मैंने रिसर्च अपने तरफ से की और जिसको भी डॉक्टर्स ने इसको सपोर्ट किया है। मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और साथ ही साथ मैंने नमामि गंगे NMCG को भी लिखा था। उन लोगों ने इसको ICMR को लिखा। ICMR ने ये कहा कि आप इस पे क्लिनिकल डाटा दिए, तो इसके लिए मैंने BHU के डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी को मैंने अपॉइंट किया। उनके नेतृत्व में 5 डॉक्टर्स हैं जो इस पर उन्होंने क्लिनिकल स्टडी करी और क्लिनिकल स्टडी करने के पश्चात वो इंटरनेशनल जर्नल में उन्होंने अपनी क्लिनिकल स्टडी छपने को भेज दी है। जैसे ही छप जाएगा तो हम इसकी वैक्सीन और सारी चीज़ें ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही
कोरोना वायरस के कारण आज हम लॉकडाउन झेलने को विवश हैं तथा अपने व अपने परिवार को इस महामारी से बचाने हेतु फिक्रमंद हैं। किंतु यहाँ यह भी सच्चाई है कि इस लॉकडाउन के कारण वातावरण शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त हुआ है तथा नदियों ने पुनर्जीवन प्राप्त किया है। आइए अब हम अपनी बातों की पुष्टि के लिए जल प्रहरी सजल श्रीवास्तव जी की राय जानते हैं, जो पर्यावरण संरक्षक के रूप में एक जाना माना नाम होते हुए भूमिगत जल की शुद्धता व उसको रिचार्ज करने के भी विशेषज्ञ हैं। तो प्रस्तुत है सजल प्रहरी जी से वार्ता के कुछ अंश। नमस्कार, मैं सजल श्रीवास्तव जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता हूँ। आजकल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान नदियाँ काफ़ी स्वच्छ हो गई हैं एवं वायु का प्रदूषण समाप्त हो गया है और वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। यह सही है कि अगर हम प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप को बंद कर दें तो प्रकृति अपने आप को सुंदर बना लेगी, अपने को स्वच्छ कर लेगी। नदियाँ अपने वेग से स्वयं ही स्वच्छ हो जाएंगी और यह शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि नदी वेगेन शुद्धते, ऐसा कहा गया है। तो अभी मानवीय हस्तक्षेप नदियों के किनारे नहीं हुआ है, जिसके कारण से काफ़ी हद तक नदियाँ हमें स्वच्छ दिखाई पड़ रही हैं। इसका कारण यह भी है कि कल कारखानों का जो अवजल है वह प्रवाहित नहीं हो रहा है, परंतु जो नगरीय सीवर है वह तो लगातार प्रवाहित किया ही जा रहा है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि नदियाँ एकदम ही साफ हो गई और नदियों में जल की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि जल की मात्रा बढ़ने का तो कहीं से सवाल ही नहीं है। क्योंकि कैसे जल की वृद्धि हो पाएगी? अभी बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है और गर्मी का यह समय है, तो लीन पीरियड होने के कारण भी जो है नदियों में जल की कमी तो दिखाई ही पड़ रही है। इस कारण से बहुत हद तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि नदियाँ बिल्कुल ही साफ हो गई हैं। हाँ, वायु प्रदूषण में कमी अवश्य ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कल कारखाने बंद हैं, मोटर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो इस कारण से वातावरण में काफ़ी हद तक सुधार दिखाई पड़ रहा है। साथियों, हमने ये महसूस किया है कि लॉकडाउन के समय वातावरण में अप्रत्याशित सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आज वन्य जीव इंसानी बस्तियों के करीब पहुंच गए हैं। पशु पक्षियों का कलरव व मोर का नृत्य अक्सर देखने सुनने को मिलने लगा है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि यदि 7 महाद्वीपों में से इंसानी आबादी वाले 6 महाद्वीप यदि सप्ताह में एक दिन लॉकडाउन करने लगे तो निश्चित तौर पर वातावरण में अपेक्षित सुधार दिखाई देता रहेगा। मेरी बातों की पुष्टि पर्यावरण विशेषज्ञ आदरणीय अरुण कुमार गुप्ता जी भी करते हैं। आइए सुनते हैं उनको। कोरोना महामारी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि लॉकडाउन में हमारी ह्यूमन एक्टिविटी वो सबसे कम हो गई है। और पर्यावरण में जो हम लोगों ने चीज़ों को सीखा है वो ये है कि पूरे देश में जब मनुष्यों की जनसंख्या ज़्यादा होगी
और जब ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे तो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे गाड़ी निकलेगी, ज़्यादा जो है वो व्यक्ति जो है वो खाना जो है खाएगा। इसके अलावा बहुत सी और एक्टिविटीज़ एक्जियोमेटिकली बढ़ती हैं। तो जो पर्यावरण में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमको अपनी जनसंख्या को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनसंख्या हम अपनी कम करेंगे तो हम सीमित संसाधनों का अच्छी प्रकार से उपयोग भी करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल इस तरह से लेना चाहिए कि जैसे एक तालाब है, तालाब का एक लिमिटेड एरिया होता है, उसमें जो जीव जंतु भी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आज आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गई तो जानवर जो हैं वो सड़कों पर भी विचरित करने लगे, और आपने यह भी देखा होगा कि तमाम जगह पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम होने से पर्यावरण पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे नदियाँ साफ दिखने लगी हैं, वायु प्रदूषण भी कम हो गया है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कम किया है। तो हमको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमको अपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अब लिमिटेड करनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब हम अपने आवश्यकताओं को लिमिटेड करेंगे। तो पर्यावरण को अगर संरक्षित करना है तो हमको अपने आवश्यकताओं को और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करनी पड़ेगी, जनसंख्या को कम करना पड़ेगा, और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों जैसे पेड़ पौधे हैं और भी सारी चीज़ों इनका संरक्षण करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे जीव जंतुओं के साथ अच्छा व्यवहार करके उनको भी संरक्षित करें। जब तक वो संरक्षित नहीं होंगे तब तक हम संरक्षित नहीं होंगे। तो पर्यावरण का मतलब केवल नदी या किसी एक चीज़ को आप लेके नहीं चल सकते। हमको सामंजस्य देखना पड़ेगा कि आकाश, धरती और जल तीनों में सामंजस्य हमको स्थापित करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर अब यह प्रयास करें कि पूरे प्रकृति को हम बचाएं, और अब उसमें चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, और चाहे मनुष्यों की बात लें, मनुष्यों को भी अपनी आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से सब लोगों ने ये सीखा कि हम अपने पारिवारिक माहौल को भी अच्छा करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने परिवार के साथ रहें और अपने पारिवारिक संबंधों को भी अच्छा बनाएं। और साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ सरकार से कि 15 दिन में एक बार लॉकडाउन देश में लागू होना चाहिए। मतलब महीने में 2 दिन सारी फैक्ट्रियों को बंद रखना चाहिए, और वो लॉकडाउन उनको लेना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें और उनके जो प्रदूषण हैं, उस प्रवाह हैं, वह सब नदी और एयर में न जाने पाए। जैसे हम गाड़ी है, अपनी गाड़ी भी एक दिन ना निकालें 15 दिन में, और महीने भर में 2 बार ना निकालें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जितने भी लोग गाड़ी रखे हुए हैं, वो कारें रखे हुए हैं, वो 2 व्हीकल्स रखे हुए हैं, वो 2 दिन अगर न चलाएं तो उससे भी काफ़ी कुछ असर पड़ेगा पर्यावरण पे। यही मेरा कहना है। आदरणीय सर जी, हमारे मतलब भूमंडल पर 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से 6 महाद्वीप एक्टिव हैं जहां पर लोग निवास करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि एक महाद्वीप पर सप्ताह में या 15 दिन में, जैसा आपने कहा, एक दिन अगर लॉकडाउन हो जाता है, तो हमको ये लगता है कि ये समस्या कुछ हद तक काफ़ी हद तक करीब 30% इससे कंट्रोल हो जाएगा। पर्यावरण में काफ़ी इससे जो है वो अंतर पड़ेगा अगर 2 दिन हो जाए। लेकिन वो संडे होना चाहिए। संडे को कोई भी चीज़, चाहे जैसे लॉकडाउन में हमारी आदत पड़ गई कि हम ना तो बाहर जाएंगे, ना तो हम कहीं किसी से मिलने जाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे, तो उससे हम समझते हैं कि और कोई फैक्ट्री भी ना चले, तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरे विश्व में पर्यावरण में काफ़ी अंतर, करीब 30% का अंतर मेरे हिसाब से पड़ना चाहिए। कुछ भी हो, भले हम त्रिवेणी तट पर पर्यावरण का जायजा लेने को उपस्थित हुए हों, परंतु यहाँ अधिकांश लोग अपनी आस्था, श्रद्धा व विश्वास एवं पाप पुण्य की भावना से वशीभूत होकर ही
आते हैं तथा गंगा यमुना में पुण्य की डुबकी लगाकर न केवल अपने कलुषित मन को ही शांत करते हैं बल्कि जाने अनजाने पाप को धोकर प्रयाग से जाते हैं। गंगा तट पर उपस्थित महंत जी के भी प्रयाग का जो महात्म का वर्णन किया गया है अभी हम उससे रूबरू होंगे। उसके पूर्व मैं आपको दिखा रहा हूं गंगा तट पर एक श्रद्धालु जो सरकारी कर्मचारी भी हैं तथा वह नित्य ही त्रिवेणी तट पर आकर स्नान ध्यान किया करते हैं। वह गंगा जी के महात्म का वर्णन कर रहे हैं तथा बता रहे हैं कि वह विगत कितने दिनों से लगातार गंगा तट पर आते हैं तथा स्नान ध्यान पूजन अर्चन कर अपने आप को निश्चल व शांत पाते हैं। वो बताते हैं कि लॉकडाउन में उनको यहाँ आकर शांति एवं मनोबल प्राप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं आदरणीय महंत जी को जो गंगा यमुना के इस त्रिवेणी महात्म का वर्णन विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। हमारे साथ गंगा तट के महंत जी हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे, महंत जी इस गंगा तट का क्या महात्म है, त्रिवेणी तट का क्या महात्म है, गंगा जी के बारे में आप दो शब्द अगर बताना चाहें। ये हमारी भारत भूमि पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। ये तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। प्रयाग की महिमा अद्वितीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार ने हमारे प्रयागराज को बड़े सुंदर ढंग से सजाया है। हमारे आदित्यनाथ योगी जी क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, विशेष व्यवस्था प्रयागराज का किए हैं और प्रयाग की महिमा जो है बड़ी अच्छी है। यहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छी है, सब चीज़ की व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। और ये तपस्थली भरद्वाज मुनि जी का है। यहाँ पर भरद्वाज ऋषि जी का आश्रम है आनंद भवन के पास में। और यह प्रयाग की भूमि सबसे सुंदर है और सारी अच्छी सुंदर व्यवस्था है। और को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की महिमा का वर्णन बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि लोग करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ऐसी तपस्थली भूमि भी जो संत महात्मा माघ के महीने में एक महीना लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं, जिसको पूर्ण को प्राप्त करते हैं। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम चवास्किम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, जो कि 4 तीर्थ स्थान हैं, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और चौथा नंबर प्रयाग है। प्रयाग तीर्थों के राजा है। यहाँ की सुंदरता अद्वितीय है, सारी व्यवस्था अच्छी है, गवर्नमेंट का भी प्रबंध अच्छा है। हम लोग लॉकडाउन में ये तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ फैली हैं दूरी व्यवस्था बना करके रहते हैं। हम लोग फैसला दे करके यहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है और बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में सरकार को हम धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं जो आप हमसे मिल करके सारी जानकारी प्राप्त की तीर्थराज के विषय में। यहाँ पर त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती जी की सुंदर धारा का मिलन होता है। आप संगम तीर्थ देख रहे हैं, संगम क्षेत्र देख रहे हैं, संगम की सुंदर व्यवस्था है और सुंदर महिमा है माता जी का, जहाँ पर सभी जीवों का उपार्जन होता है। पंडा है, मल्लाह है, दुकानदार हैं, सब लोग जिसके सहारे गंगा जी के सहारे रहते हैं, सब लोग इन्हीं से जीते खाते हैं और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसका सब पालन कर रहे हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार।